नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम गेन मार्जिन फेज मार्जिन पढ़े थे। गेन मार्जिन फेज मार्जिन के कॉन्सेप्ट को समझे थे, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना सीखे थे, कैसे हम निकालते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होता है और स्टेबिलिटी में कैसे हम जज करते हैं इन सब पैरामीटर्स की वजह से। वो सारी चीज़ें हम पिछले कुछ क्लासेस में कर चुके हैं। जो भी अभी तक नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में, वीडियो के प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है और वो जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आइए एक बार हम उस समरी को देख लेते हैं जो पिछले 2-3 क्लासेस का कंक्लूजन है गेन मार्जिन फेज मार्जिन का। इस समरी को देखते हुए अब हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के मदद से हम क्या है, इस क्वेश्चन में एक हमको ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है और हमको उसका बॉर्डर प्लॉट ड्रॉ करना है और डिटरमाइन करना है गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ये 4 पैरामीटर्स हमको डिटरमाइन करने हैं। पहले हमको उसका एक बॉर्डर प्लॉट बनाना है और उसके बाद ये चारों पैरामीटर डिटरमाइन करना है। इससे बॉर्डर प्लॉट के क्लास में हम बॉर्डर प्लॉट ड्रॉ करना सिखा चुके थे। ठीक है, एक बार हम उसको फिर से ड्रॉ करेंगे, जल्दी से ड्रॉ करेंगे और उसके बाद टाइम देंगे कि ये कैसे पैरामीटर्स हम बॉर्डर प्लॉट से कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम एक बार समरी देख लेते हैं। क्या है समरी, कि जब भी हमारा कोई ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा कैसा ट्रांसफ़र फंक्शन है, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है, इसकी हम स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। अगर हमारा ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन स्टेबल है, कैसे स्टेबिलिटी इसकी चेक कर लेंगे, इसके स्टेबिलिटी सिंपली चेक कर लेंगे, राउथ थ्योरम से कर लेंगे या सिंपली हम देख लेंगे कि इसके पोल RHS में है कि LHS में है। ठीक है, तो वहाँ से जब हम इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि अगर इस गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों पॉजिटिव है और ओमेगा PC इज ग्रेटर देन ओमेगा GC है तो हमारा क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, स्टेबल है। ऐसा क्यों है ये पिछले क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बस एज ए फॉर्मूला हमको याद रखना है। क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के स्टेबल होने के लिए ये 90% 100% केसेस में होगा। जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे उसमें 100% यूनिवर्सिटी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 100% क्वेश्चन में ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसमें बॉदर करने की ज़रूरत हमको नहीं है। इसमें इसको हम बोलते हैं मिनिमम फेज सिस्टम। मिनिमम फेज सिस्टम वो फेज सिस्टम होता है जिसमें कि सारे पोल्स और जीरोस कहाँ लाई करते हैं, RHP में लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो जनरली 95% मिनिमम फेज के आएंगे। तो उसमें क्या होगा, हमारा गेन मार्जिन अगर पॉजिटिव आता है, फेज मार्जिन अगर पॉजिटिव आता है और ओमेगा PC ग्रेटर देन ओमेगा GC ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ये कंडीशन आती है तो हमारा क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, स्टेबल है। अगर दोनों निगेटिव आता है और ओमेगा GC ग्रेटर देन ओमेगा PC आता है तो हमारा क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, अनस्टेबल है। गेन मार्जिन फेज मार्जिन 0 है और ओमेगा GC इक्वल्स टू ओमेगा PC है तो हमारा सिस्टम क्या है, मार्जिनल। किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की बात कर रहे हैं। ये कैसे निकालेंगे, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन से निकालेंगे। गेन मार्जिन, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें हम निकालेंगे ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की मदद से और कमेंट करेंगे क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का। यही इसकी खूबसूरती है टॉपिक की। आइए इस क्वेश्चन की मदद से हम चारों पैरामीटर्स निकालते हैं और जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बॉर्डर प्लॉट करने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले बॉर्डर प्लॉट में 4-5 स्टेप में हम क्वेश्चन सॉल्व करना बताए थे। पहला था इसको हम टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कर लेते हैं। तो इसको हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हम इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए इस पर बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे। ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में बॉर्डर प्लॉट जो भी है प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा बॉर्डर प्लॉट इसका कैसे बनाते हैं। फिर भी हम इसको कर देते हैं। तो यस इंटू 2 को बाहर निकालें तो 1 + s/2 इंटू 1 + s/20 और 20 को भी बाहर निकालें तो 2/s इंटू 1 + s/2 1 + s/20। ठीक, पहला हो गया टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्जन। सेकंड क्या है, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं न्यूमरेटर्स, एक क्या है k = 2 है, एक फैक्टर है हमारा s, एक फैक्टर है 1/1 + s/2 और एक फैक्टर है 1/1 + s/20। कितने फैक्टर हैं हमारे पास, 2 3 4। चारों फैक्टर्स के हम क्या निकालते हैं, स्लोप।
जो कांस्टेंट होता है इसका स्लोप निकालते हैं तो इसका स्लोप कांस्टेंट का नहीं आता है, तो इसको क्या करते हैं डीबी में चेंज करते थे, तो क्या होता था 20 log 2 अप्रॉक्स आ जाएगा 6 dB के। ठीक, करके देख लीजिएगा 20 log 2 कैल्सी में। एस जो है पोल एट द ओरिजिन कितना स्लोप देगा, ओरिजिन पे जो पोल है ऑर्डर 1 का या ओरिजिन पे या हमारे जो पोल्स हैं वो कितना स्लोप देंगे, ओरिजिन या कोई भी नॉर्मल पोल कितना स्लोप देगा, हमारा जो स्लोप देगा वो कितना देगा -20 dB पर डिकेट। और जीरो कितना स्लोप देता है 20 dB पर डिकेट पावर 1। अगर यही हमारा पावर 2 रहता तो 40 dB पर डिकेट दे देता, -40 dB पर डिकेट पोल। तो ये कितना दे देगा -20 dB पर डिकेट। ये कितना दे देगा, ये भी पावर 1 है तो ये भी दे देगा -20 dB पर डिकेट। हर फैक्टर का स्लोप दिखा देगा ना कि हर फैक्टर का स्लोप कंट्रीब्यूशन कितना है। इस फैक्टर का कितना है -20 dB पर डिकेट। यहाँ तक ये सारी चीज़ें हो गई। आइए अब हम क्या करते थे, ये जो हमारे पास जीएस आता था टाइम कांस्टेंट फॉर्म में, जो भी हमारा जीएस आता था, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको हम पहले देखिए ये हो गया। पहले हम इसको फेज, देखिए बोर्डे प्लॉट में दो तरीके के प्लॉट बनाते हैं, एक मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाते हैं, एक फेज प्लॉट बनाते हैं। तो इतने इन्फॉर्मेशन से हम मैग्नीट्यूड प्लॉट बना सकते हैं, इतने इन्फॉर्मेशन से हम मैग्नीट्यूड प्लॉट बना सकते हैं। एक हम टेबल ड्रॉ करते थे, वो टेबल भी ड्रॉ कर देते हैं बट उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, वो बोर्डे प्लॉट के लेक्चर्स में आप लोग देख लीजिएगा टेबल कैसे फॉर्म करते हैं। हम इसका बोर्डे प्लॉट बना देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं फेज प्लॉट क्या करते थे, जो टाइम कांस्टेंट फॉर्म था जीएस, उसमें एस इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करेंगे इसमें, इस वाले में यहीं से फैक्टर्स देखते थे मैग्नीट्यूड के लिए और यहीं से फेज देखेंगे। तो 2/जे ओमेगा 1 प्लस जे ओमेगा बाई 2 1 प्लस जे ओमेगा बाई 20। तो यहाँ से जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर कंट्रीब्यूशन कांस्टेंट है तो कितना 0 डिग्री का देगा, ये कितना देगा 90 डिग्री का, ये देगा tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, tan इनवर्स y बाई एक्स ही तो होता है, 1 प्लस जे का क्या होता है tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस tan इनवर्स ओमेगा बाई 20। अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे ये हमारे पास फेज का हो गया एंगल जी जे ओमेगा। ये देखिए फेज हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, फेज प्लॉट एंड मैग्नीट्यूड प्लॉट। देखिए यहाँ से अभी हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करते थे। क्या करते थे, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करते, यहीं से देख लेते थे इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड, इसका कितना हो जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड। तो जब भी हम मैग्नीट्यूड ड्रॉ करते थे तो ये लॉग ओमेगा बोर्डे प्लॉट, ये लॉग ओमेगा, ये एम डी बी, ये 0 dB की लाइन रहती थी। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 1 ओमेगा इक्वल्स टू 1 ओमेगा इक्वल्स टू 10 ओमेगा इक्वल्स टू 100। इस तरीके से होता था, क्योंकि डिकेड होता है डीबी पर डिकेड, मतलब ओमेगा की वैल्यू मल्टीपल में हम लिख सकते हैं। जो हमारे पास सेमी लॉग सीट आएगा, हमारे पास क्या है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एक ओमेगा इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया ओमेगा C1, ये हो गया हमारे पास ओमेगा C1, ओमेगा इक्वल्स टू 1 की वैल्यू बस लगते हैं यहाँ पे, ये सब सेमी लॉग में रहेगा। एक ओमेगा C1 हो गया, इसकी हो गई 2 रेडियन पर सेकेंड। एक हो गया हमारे पास, कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 2 है, फिर क्या है 20 है, क्या है 20 है, इस तरीके से ये है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मल्टीपल, जो पहले कांस्टेंट था, कांस्टेंट कितना आया था 40 आया था, कांस्टेंट 40 आया था,
नहीं कांस्टेंट 2 आया था, ये 40 और 80 डिवाइडेड बाई 40 कितना आया था 2, तो 26 dB पर डिकेड की लाइन आई थी। तो 0 dB है तो 6 dB पर डिकेड की लाइन आई थी, तो उसको पहले हम ऐसे बना लेते हैं 6 dB पर डिकेड की लाइन। इनिशियल स्लोप जो स्टार्ट हो रहा था हमारा कहाँ से हो रहा था, -20 dB पर डिकेड, -20 dB पर डिकेड। उससे पहले हम देख लेते हैं कांस्टेंट लाइन हमारे कितने dB की है, 6 dB की। मतलब हमारा जो स्लोप स्टार्ट होगा 26 dB से स्टार्ट होगा। जितना भी dB पर डिकेड आ रहा है स्लोप, उसमें जो हमारा कांस्टेंट आया है उसको हम क्या करते थे, ऐड करते थे। तो हमारा स्लोप की स्टार्टिंग होगी कितना होगा, 20 + 6 26 dB पर डिकेड की लाइन। 26 dB से स्टार्ट होगी और उसका स्लोप क्या होगा, -20 dB पर डिकेड। देखिए जैसे ये है हमारा, जैसे कि 0 dB है तो हम ऐसे लिए हैं अगर स्केल, ये 20 dB, ये 40 dB, तो क्या 20 dB की लाइन कुछ ये होगी रेफरेंस लाइन, और ये क्या होगी 40 dB की लाइन होगी। ये 20 dB पर डिकेड की डॉटेड लाइन है, ये 40 dB पर डिकेड की। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो स्लोप बनेगा वो 26 dB से स्टार्ट होगा। क्यों 26 से स्टार्ट होगा, कांस्टेंट की वजह से 6 dB का ये था स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब हम इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में किए थे तो जो फैक्टर आया था वहाँ से जब हम dB में किए थे वो कितना आया था, 6 dB आया था, और इनिशियल स्लोप -20 तो 26, तो 26 से स्टार्ट होगा जो कि इस 20 dB पर डिकेड लाइन के पैरेलल होगा। फिर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाए, जिस फ्रीक्वेंसी पे स्लोप चेंज हो जाए, जिस फ्रीक्वेंसी पे स्लोप चेंज हो जाए। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी तो है जिस फ्रीक्वेंसी पे स्लोप हमारा बदल जाए। तो कुछ पॉइंट कुछ इस तरीके का फॉर एग्जांपल स्लोप आएगा। कोई भी जब सेमी लॉग पेपर पे करते हैं ना और प्रॉपर स्केलिंग होती है तो ऑटोमेटिक हमको वो पॉइंट पता चल जाता है। तो इस पर वैसे बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि ये पॉइंट क्या होगा, सेमी लॉग शीट पे सब समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा स्लोप चेंज हुआ, तो पहले से स्लोप -20 और ये उसके बाद था -20, तो क्या हो गया ये -40। तो जो -40 dB पर इसी के पैरेलल। फिर हमारा स्लोप कहाँ चेंज हुआ, 20 यहाँ पे इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे, इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे चेंज हुआ। और फिर क्या हो जाएगा हमारा स्लोप, कुछ इस तरीके से ऐसे बना देते हैं। ये हमारा हो जाएगा -40 dB पर डिकेड की लाइन। ये हो गया माइनस, जिसको थोड़ा बहुत ये नहीं समझ में आ रहा है वो बॉर्डर प्लॉट ड्रॉ करना सिखाए हैं, इस कोर्स के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से जाके वो देख सकता है। और ये कितना हो गया, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होता है जहाँ पे स्लोप की वैल्यू चेंज होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, जहाँ पे स्लोप की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। हो गया तो हाँ, तो ये भी जो होगा ना इसके जब पैरेलल लेंगे इसको ऐसे करते हैं, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा -40 dB पर डिकेड की लाइन, -20 dB पर डिकेड की लाइन, -60 dB पर डिकेड की लाइन। जो स्लोप कहाँ से स्टार्ट होगा, 26 dB से। कहाँ से स्टार्ट होगा, 26 dB से, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड प्लॉट। अब उसी के नीचे हम क्या बनाएंगे, फेज प्लॉट। उसी के नीचे क्या बनाएंगे, फेज प्लॉट। फेज प्लॉट के जो हम एंगल लेते हैं, एक्सिस हम लॉग ओमेगा लेते हैं। फेज प्लॉट की भी एक्सिस क्या लेते हैं, लॉग ओमेगा। मैग्नीट्यूड प्लॉट की भी एक्सिस क्या लेते हैं, हम लॉग ओमेगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसके ये लेते हैं इमेजिनरी एक्सिस, ये एंगल ऑफ वाई एक्सिस जो है एंगल इस तरीके से लेते हैं, जिसको कि हम 5 बोल सकते हैं। अब देखिए
ये जो हम निकाले थे एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट करके जो एंगल वाला टर्म निकाले थे फेज वाला, तो इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यू ऑफ ओमेगा के लिए हम फाई रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। मतलब हम ओमेगा की वैल्यू 0 रखेंगे, 0.2 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, डिफरेंट टाइप वैल्यू रखते हुए ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी रख सकते हैं और इसमें पुट करके हम एंगल की वैल्यू निकालेंगे। इसको हम दे दिए हैं पर्टिकुलर एंगल का नाम, और इस फाई की वैल्यू हम निकालेंगे और देखेंगे जब ओमेगा इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो क्या हो गया हमारा -90। ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे क्या हो गया -90। ओमेगा इक्वल्स टू डिफरेंट टाइप पे 2 पे भी निकालेंगे, 20 पे भी निकालेंगे। ये सारी एक्सरसाइज हम क्वेश्चंस में करा चुके हैं, बोर्डे प्लॉट के क्वेश्चन में फेज में हम ऐसा करना बताए हैं। इन्फिनिटी पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा -90, ये क्या हो जाएगा, ये भी -90 तो ये अप्रॉक्स -270, मतलब -90 से -270। अगर ये -180 है, अगर ये -180 है तो -270 इसके नीचे है, इसको हम ले लिए हैं -180 की लाइन और ये ले लिए हैं -90। मतलब कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से हो सकता है, ये कुछ हो सकता है, कुछ इस तरीके से बने। ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे कितना है -90, ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या है -270। और डिफरेंट टाइप और डिफरेंट ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे अगर हम ये सब पॉइंट लें तो ये बीच में कुछ कुछ पॉइंट आ सकता है। ठीक है, एक्यूरेसी के लिए हम डिफरेंट पॉइंट ले सकते हैं। ये कर्व से अलग बन सकता है कि हम अप्रॉक्स कर्व बना दिए हैं। ठीक है, क्योंकि हमको फोकस करना है गेन मार्जिन, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे। अब देखिए, अब सबसे पहले आते हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या बोले थे, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी में हम ये बोले थे कि जो हमारी पोलर प्लॉट होता है, जो हमारा पोलर प्लॉट होता है वो निगेटिव रियल एक्सिस को -180 डिग्री पे कट करता है, तो उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो यही तो -180 डिग्री वाली एक्सिस है, ये देखिए, यही तो -180 डिग्री वाली एक्सिस है। तो इसको जो कट कर रहा है जिस पॉइंट पे, यही हमारा क्या हो गया ओमेगा पीसी। क्या हो गया ओमेगा पीसी। ठीक, ओमेगा पीसी से क्या निकालते थे, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी की मदद से क्या निकालते थे, गेन मार्जिन। तो बोर्डे प्लॉट में कैसे निकालते हैं, बोर्डे प्लॉट में गेन मार्जिन निकालने के लिए फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से एक डॉटेड लाइन, स्ट्रेट लाइन ऊपर ले जाते हैं, एक डॉटेड स्ट्रेट लाइन ऊपर ले जाते हैं और उसके जो मैग्नीट्यूड प्लॉट वाली एक्सिस है उसको मिलाते हैं। और ये जो डिस्टेंस आया, ये एक्सिस का ये जो डिस्टेंस आया, इसको हम बोलते हैं गेन क्रॉस ओवर गेन मार्जिन। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे ये जो इंटरसेप्ट आया मैग्नीट्यूड प्लॉट में, इसी का हम नाम दे दिए गेन मार्जिन। क्या नाम दे दिए, गेन मार्जिन। ठीक है, अब आते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ये बोले थे कि जब हमारा पोलर प्लॉट रियल एक्सिस को या किसी भी पॉइंट पे कितना डिस्टेंस हो, 1 डिस्टेंस हो, मतलब 1 डिस्टेंस हो, मतलब हम ये बोले थे कि मॉड GH की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। मॉड GH की वैल्यू 1 पे जब इंटरसेक्ट करता है पोलर प्लॉट, तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोले थे, वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी निकल के आई उसको हम बोलते थे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पे ओरिजिन से पोलर प्लॉट की डिस्टेंस 1 है उसको हम बोलते थे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। अब गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जब मॉड GH 1 होगा, इसका मतलब जब डेसिबल में करेंगे तो 20 log GH करेंगे तो 20 log 1, तो log 1 कितनी होगी, 0। मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि जब मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 dB लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, वही हमारा क्या हो गया, वही हमारा हो गया ओमेगा GC, वही हमारा हो गया ओमेगा GC। तो इस पॉइंट को बोले ओमेगा GC। मतलब बोर्डे प्लॉट जिस ओमेगा 0 dB लाइन को जिस पॉइंट पे कट करता है उसी का नाम है ओमेगा GC। ये एंगल वाला फेज प्लॉट जो है, जब -180 डिग्री लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं ओमेगा PC।
ठीक। अब ओमेगा जीसी से फेज मार्जिन आता है, तो फेज मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फेज मार्जिन के लिए सीधे वहाँ से डॉटेड लाइन नीचे करेंगे, और ये जो होगा डिस्टेंस, ये जो एंगल निकल के आएगा यहाँ से, कुछ एंगल निकल के आएगा, अप्रॉक्स मान के चलते हैं, तो ये कम होते होते अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि 120 चाहे कुछ भी हो, तो ये एंगल निकल के आया, कितना हो गया, इसको हम बोल दिए इस इंटरसेप्ट को फेज मार्जिन। ठीक है, गेन मार्जिन हो गया, फेज मार्जिन हो गया, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हो गया, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हो गया, ये सारा रिलेशन हो गया। अब देखिए, जब हमको इसका स्टेबिलिटी देखना हो तो स्टेबिलिटी में क्या है, स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, ओमेगा पी सी इज ग्रेटर देन ओमेगा जी सी, ओमेगा पी सी इज ग्रेटर देन ओमेगा जी सी। बट इस एग्जाम्पल में ये क्या दिख रहा है, ओमेगा पी सी इज ग्रेटर देन ओमेगा जी सी। देखिए ओमेगा पी सी आगे है, ओमेगा जी सी पीछे है, मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओमेगा पी सी इज ग्रेटर देन ओमेगा जी सी, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेबल। क्या हो गया, स्टेबल। ठीक है, गेन फेज मार्जिन कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री प्लस 5, मतलब जितना भी ये एंगल आएगा उसको 180 डिग्री में ऐड कर देंगे, तो फेज मार्जिन के लिए क्या निकाल देते हैं, 180 डिग्री प्लस 5, और गेन मार्जिन के लिए क्या निकालेंगे, 1 अपॉन ये जो इंटरसेप्ट आया हमारा निगेटिव में, तो 1 अपॉन मॉड ऑफ जी एच एट ओमेगा पी सी। ठीक है, अभी हम इसलिए इसको एक्यूरेट कैलकुलेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये सेमी लॉग पेपर पे नहीं बना है। जब सेमी लॉग पेपर पे बना होता तो ये हमको इंटरसेप्ट सीधे सीधे दिखता, ये एंगल सीधे सीधे पता चल जाता, ये पॉइंट हमको पता चल जाता। तो एक बार आप लोग इसको सेमी लॉग पेपर पे बनाइएगा, कॉन्सेप्चुअली समझा दिए कि डायग्राम में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ से देख के ओमेगा पी सी ओमेगा जी सी से बड़ा है, गेन मार्जिन फेज मार्जिन दोनों जब कैलकुलेट करेंगे पॉजिटिव आएगा, तो उससे हम ये एनालिसिस कर लेंगे कि ये हमारा जो ओपन लूप सिस्टम से जब क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे अब हमारा पूरा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस ख़त्म होता है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और एक तरीके से कहा जाए कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है, बट वो उतना होता नहीं है। तो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस यहाँ से हम वाइंड अप करते हैं। अब नेक्स्ट क्लासेस में जो भी होगा हम यूनिट 5 स्टेट स्पेस एनालिसिस, स्टेट स्पेस वेरिएबल की तरफ बढ़ेंगे और हम उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।